वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं टैक्स कैपेसिटी के बारे में। तो देखिए, किसी भी देश के अंदर आप 100% टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 100% टैक्स वसूल करते हो तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट 0% टैक्स वसूलती है तो भी गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू नहीं होगी। यानी कि टैक्स कैपेसिटी जानना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट उतना टैक्स वसूल सके जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को क्रिएट हो, लेकिन उससे प्रोडक्शन के कैपेसिटी पर किसी भी तरीके का बुरा असर देखने को ना मिले। यानी कि टैक्सेबल कैपेसिटी को अगर हम सिंपल शब्दों में पता करना चाहें तो टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा यह जानना कि एक व्यक्ति से या एक देश के में कितना टैक्स वसूला जाए जिससे कि सरकार की टैक्स रेवेन्यू तो मैक्सिमम हो, लेकिन लोगों पर पड़ने वाला प्रेशर कम से कम हो। यानी कि लोग जितना प्रेशर बियर कर सके उतना ही टैक्स वसूलने की बात की गई है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में देखिए, आप इनकम का लगभग 50 से 60% हम टैक्स के रूप में दे देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स मिला देंगे तो 50-60% हमारा टैक्स के रूप में चला जाता है। यानी कि गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा तो टैक्स में वसूल नहीं सकती है। हम जीएसटी भी देते हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, तो लगभग 50% हमारा पैसा टैक्स के रूप में ही गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है। लेकिन क्या टैक्स 70% कर देना चाहिए, 80% कर देना चाहिए? तो इससे क्या होगा, हमारी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है उस पर बुरा असर पड़ेगा। टैक्स कैपेसिटी का मतलब है कि कितना मात्रा में, कितने अमाउंट में टैक्स को वसूला जाए जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस पर इसका बुरा असर ना पड़े। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, टैक्सेबल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट सिटीजन ऑफ अ कंट्री कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द expense on the public authority without having to undergo the unbearable strain। यानी कि बिना किसी अनबियरेबल स्ट्रेन के कितना वो टैक्स अमाउंट पे कर सकते हैं, इसी को टैक्सेबल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। टैक्सेबल कैपेसिटी इज नॉर्मली यूज्ड टू सेंस, पहला है एब्सोल्यूट सेंस में और दूसरा है रिलेटिव सेंस में। तो एब्सोल्यूट सेंस में पहले हम समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट सेंस का मतलब है कि वो मनी बर्डन जो एक व्यक्ति या लोगों पे डाला जाता है जितना वो मैक्सिमम अमाउंट सह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितना टैक्स स्ट्रेन सह सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्या मैं अपनी इनकम का 70% सह सकता हूं, 50% सह सकता हूं, 30% सह सकता हूं। यानी कि टैक्स कैपेसिटी कितनी है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो अमीर व्यक्ति है उसके टैक्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है, गरीब की कम होती है। लेकिन ये तो रिलेटिव हो गया, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, अमीर गरीब की तुलना की। लेकिन जब हम अमीर गरीब की तुलना नहीं करते, हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस टैक्स कैपेसिटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टैक्स कैपेसिटी। यानी कि द एब्सोल्यूट taxable capacity indicate the amount of money or the proportion of national income that can taken away by the government from the people in the form of taxation without producing unfavorable effect। यानी कि जिसका अनफेवरेबल इफेक्ट ना पड़े, कुछ लोगों से क्या किया जा सकता है, कितना पैसा वसूला जा सकता है, ये एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी है। रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम मान लीजिए इनकम के 3 ग्रुप मान लें, ए ग्रुप और बी ग्रुप और सी ग्रुप, तो हमने क्या किया, इनको इनकम के हिसाब से डिवाइड कर लिया। अब इससे हम जो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिलाकर हम इससे मान लीजिए 40% वसूल रहे हैं, क्योंकि ये गरीब है, इससे 50% वसूल रहे, इससे 60% वसूल रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सी ग्रुप के लोग हैं उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए ग्रुप के लोगों के, एज कंपेयर टू बी ग्रुप के लोगों की। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप के लोगों के हिसाब से अलग अलग टैक्सेबल कैपेसिटी लगाई। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम बात इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो 4 मीटर से बड़ी कारें हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगता है एज कंपेयर टू 4 मीटर से छोटी कारों पर। तो सरकार ये मान के चल रही है कि जो 4 मीटर से ज्यादा की कारें हैं उनका प्रयोग आमतौर पर अमीर व्यक्ति कर रहे होंगे, तो इसीलिए उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है और 4 मीटर से छोटी कारों पर कम टैक्स लगाया गया है। ये इसका मतलब ये है कि सरकार को पता है कि जो अमीर व्यक्ति होगा, जो 4 मीटर से ज्यादा की कार खरीद रहा है, उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज्यादा है उस व्यक्ति के मुकाबले जो छोटी कार खरीद रहा है। इसी तरीके से जो मशीन आती है, कपड़े धोने की मशीन, अगर वो 9 किलो से कम की है तो उस पर कम टैक्स है, 9 किलो से ज्यादा की है तो उस पर ज्यादा टैक्स है। इसका मतलब सरकार क्या कर रही है, ये जानते हुए कि अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग गुड्स खरीदते हैं, उन पर अलग अलग अमाउंट में टैक्स लगा देती है। अगर आप बड़ा टीवी खरीदते हो तो आपको ज्यादा अमाउंट में टैक्स देना पड़ेगा, छोटी टीवी पे कम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके का प्रोविजन गवर्नमेंट कर सकती है, जहां पर सरकार एक लिमिट डिसाइड कर देती है कि इस तरीके के गुड्स का प्रयोग तो केवल अमीर लोग करते होंगे, तो इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी।
तो टैक्सेबल कैपेसिटी पता करना बच्चों किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सरकार अपने बजट की प्लानिंग कर सके, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके। रिसोर्सेज किस इलाके में खर्च करने हैं उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कहां से अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगी, और इसके लिए टैक्सेबल कैपेसिटी की जानकारी किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को होना जरूरी है। ये उसका पहला सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एलोकेटिंग टैक्स बर्डन रैशनली अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कमोडिटी। देखिए अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसा कि हमने आपको यहां बताया है। यहां पे हमने क्या किया है कि गुड्स एक ही है। मान लीजिए टीवी है, आप एक टीवी रख सकते हो 32 इंच का, एक रख सकते हो 64 इंच का, एक रख सकते हो 64 इंच से बड़ा। तो सरकार क्या कर सकती है कि 32 इंच से छोटे टीवी पर 5% या 18% जीएसटी लगा सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 43 इंच से बड़ा टीवी लेता है तो उस पर 28% जीएसटी लगा सकती है। इसी तरीके से अगर कोई और बड़ा टीवी लेते हैं तो सेस लगा सकती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए जरूरी है कि सरकार को पता हो कि लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी है, अलग अलग ग्रुप की टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी है, ताकि गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपनी टैक्स को यूज कर सके। इसके अलावा द नोइंग द टैक्सेबल कैपेसिटी इज यूजफुल फॉर मोबिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज नीडेड टू फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि देश के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड की जरूरत है। उस फंड को कितना पैसा टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट कवर कर सकती है, इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को टैक्सेबल कैपेसिटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा द नॉलेज ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी इट इज ऑफ इमेजाइजिंग यूज ड्यूरिंग दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। यानी कि मान लीजिए कोई देश में अंदर वार आ जाए, भूकंप आ जाए, अकाल आ जाए, तो सरकार के पास ये पता होना चाहिए कि कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर वो अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्शन है, मतलब एक तरीके से टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो अगर आप ज्यादा टैक्स लगाओगे तो प्रोडक्शन हैम्पर होगा। यानी कि सरकार को टैक्सेबल कैपेसिटी के बारे में इसलिए भी जानकारी होनी चाहिए ताकि सरकार को पता रहे कि कितनी मात्रा में टैक्स लगाया जाए, ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हैम्परिंग ना हो। तो ये सारे के सारे बच्चों इसके सिग्निफिकेंट है। आगे हम एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं किसी देश की टैक्सेबल कैपेसिटी को। अब देखिए यहां पे हम एक ग्रुप बोल रहे हैं और एक बी ग्रुप बोल रहे हैं। हम इसको पूरे के पूरे एग्जांपल में लेके चलेंगे। अब मान लीजिए कि साइज ऑफ नेशनल इनकम ज्यादा है, एक देश में नेशनल इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली उस देश की टैक्सेबल कैपेसिटी ज्यादा होगी। बी देश में नेशनल इनकम कम है तो डेफिनेटली उसके यहाँ टैक्सेबल इनकम कम होगी। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देश में नेशनल इनकम ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। जिनकी अगर नेशनल इनकम कम है तो डेफिनेटली वो कम टैक्स पे कर पाएंगे। हालांकि इसके अलावा टेक्नोलॉजी, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कितने हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, वो सब भी डिसाइड करते हैं। लेकिन एक नेशनल इनकम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि एक देश की टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी होगी। इसके अलावा बच्चों साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो उस देश की जनसंख्या की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेफिनेटली उस देश के पास जो टैक्सेबल कैपेसिटी होगी वो कम होगी। यानी कि ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हैवी है, इनकम का बड़ा हिस्सा ऐसे जनसंख्या की नीड को फुलफिल करने में ही खर्च हो जाएगा। और जब नीड को फुलफिल करने में खर्च हो जाएगा तो जो इनकम का हिस्सा बचेगा वो कम बचेगा, यानी कि टैक्सेबल कैपेसिटी उनकी कम होगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए अगर देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, यानी कि देश में अधिकतर लोग अमीरी श्रेणी में हैं तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल है, यानी कि गरीब ज्यादा हैं, अमीर कम हैं, तो ऐसे केस में देखोगे कि टैक्सेबल कैपेसिटी उस देश की कम होती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मान लीजिए देश में स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी नहीं होगी। लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी तभी बन सकती है जब स्टेबल ग्रोथ हो, यानी कि लोगों को पता है कि जो आज वो बिजनेस कर रहे हैं कल वो बिजनेस चलते रहेंगे, जो नौकरी आज वो कर रहे हैं कल वो नौकरी चलती रहेगी। यानी कि अगर किसी देश में स्टेबिलिटी का माहौल नहीं है, अगर किसी देश में ग्रोथ का माहौल नहीं है, तो आप ये देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ही। इसके अलावा बच्चों पैटर्न ऑफ टैक्सेशन। देखिए पैटर्न ऑफ टैक्सेशन का मतलब है कि आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, टैक्स का माध्यम क्या है,
टैक्स को किस तरीके से लिया जा रहा है, कौन से समय पे लिया जा रहा है। यानी कि अगर पैटर्न ऑफ टैक्सेस आइडियल है तो टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और अगर पैटर्न ऑफ टैक्सेशन आइडियल नहीं है तो टैक्सेबल कैपेसिटी में आप कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों पर्पज ऑफ टैक्स, देखिए अगर जनता को लगता है कि टैक्सेशन का पर्पज जो है वो रोड बनाना है, डेवलपमेंट करना है, या सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, या सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए काम कर रही है, तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा मात्रा में टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे, और जब ज़्यादा मात्रा में देने को टैक्स हो जाएंगे तो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर लोगों को लगता है कि सरकार फिजूल खर्ची करेगी, सरकार उनका पैसा बर्बाद करेगी, तो लोग टैक्स देने को तैयार नहीं होंगे या टैक्सेबल कैपेसिटी उनकी कम होगी। इसी तरीके से बच्चों नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा कर रही है वो किस तरीके के कर रही है, प्रोडक्टिव नेचर का कर रही है, अनप्रोडक्टिव नेचर का कर रही है। अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है प्रोडक्टिव नेचर का, रोड बनाती है, सड़क बनाती है, ब्रिज बनाती है, मेट्रो बनाती है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और भविष्य में जाकर लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी बढ़ने को मिलेगी। लेकिन अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है एडवर्टाइजमेंट करने पर, लोगों को सब्सिडाइज करने पर, सैलरी पे करने पर, इंटरेस्ट पे करने पर सारा पैसा खर्च कर रही है, तो इससे फ्यूचर में जाके लोगों की इनकम नहीं बढ़ने वाली, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली है, और लास्ट में जाकर लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी भी आप देखोगे नहीं बढ़ेगी। तो यानी कि टैक्सेबल कैपेसिटी बढ़ाने का जिम्मा या टैक्सेबल कैपेसिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है, साइकोलॉजी ऑफ टैक्स पेयर है, यानी कि लोग, जनता जो है वो, उनमें देश प्रेम की भावना है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करने को तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ साथ देश का माहौल किस तरीके का है, लोगों की सोचने की किस तरीके से सोचते हैं, तो लोगों की साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कंडीशन, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो लोग ज़्यादा टैक्स पे करने को तैयार हो जाएंगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब है लोगों को पॉलिसी के बारे में भी जानकारी नहीं है कि देश सरकार किस तरीके की पॉलिसी बदल लेगी, तो डेफिनेटली उनकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो कम होगी, यानी कि कम लोग मतलब उनकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है इससे हैम्पर होगी। इसी तरीके से सरकार की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी टैक्सेबल कैपेसिटी को डिसाइड करती हैं। अगर सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और अगर सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, यानी कि लोगों को प्रेशराइज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, तो लोगों की इनकम का लेवल भी गिरेगा और देखने में ये मिलता है कि लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी भी घट जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी किसी भी देश में ज़्यादा होगी या कम होगी। तो बेसिकली टैक्सेबल कैपेसिटी से संबंधित जो भी पॉइंट्स आपको मुझे बताने थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।